बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हमने सी प्लस प्लस में शुरू किया था। तो पिछले लेक्चर में तो मैं पिछले जो आप पढ़ कर आ चुके हैं पिछला कॉन्सेप्ट जो है सी के या सी प्लस प्लस के बारे में, ठीक है। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होती है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या होती है, उसके बारे में मैंने बताया था। आज से इंशाल्लाह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को तफसील से पढ़ेंगे। तो हम इसमें फीचर्स पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, ठीक है। इंशाल्लाह क्लासेस को देखेंगे, क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक मेंबर्स, फंक्शंस वगैरह ये इंशाल्लाह इस लेक्चर्स में इस कोर्स में हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो पहला तो हम ऊप के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है। तो याद रखें जी, ऐसी प्रोग्रामिंग टेक्निक इन विच प्रोग्राम्स आर रिटन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऐसी प्रोग्रामिंग टेक्निक जो बेस करती हो ऑब्जेक्ट्स पर, यानी कि ऐसी आप प्रोग्रामिंग करें जो सारी की सारी ऑब्जेक्ट्स पर बेस करती है। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं तो ये इंशाल्लाह मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। तो बस अभी ये डेफिनेशन देखें कि प्रोग्रामिंग, ऐसी प्रोग्रामिंग करना जो सारा का सारा उस पर इन्हिसार हो ऑब्जेक्ट्स पर, तो वो आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहलाती है। तो ये एक पावरफुल टेक्निक है जी। सॉफ्टवेयर आजकल जितने भी बन रहे हैं वो सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में है। तो एक पावरफुल टेक्निक है फॉर डेवलप सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इट इज यूज टू एनालाइज एंड डिजाइन एप्लीकेशन टू टर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्योंकि इसमें हर जगह यूज हो रहे हैं तो इसलिए इसमें एनालाइज और डिजाइन करेंगे ऑब्जेक्ट्स को। इट डील्स विद द डाटा एंड प्रोसीजर्स इन द एज अ सिंगल यूनिट। इसमें हम डाटा और प्रोसीजर्स का भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसमें हम सारा का सारा देखें, जितनी भी आप डेफिनेशन देख रहे हैं सारे सब जगह देखो ऑब्जेक्ट्स का जिक्र आ रहा है। इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स हैंडल देयर ओन हाउस कीपिंग। ऑब्जेक्ट्स इन द प्रोग्राम इंटरेक्ट बाय सेंडिंग मैसेजेस टू ईच अदर, यानी कि इसमें एक ऑब्जेक्ट नहीं, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हम इस्तेमाल करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो कहता है एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट्स को मैसेज भी भेज सकता है, डाटा भी एक दूसरे को सेंड कर सकता है। तो ये इंशाल्लाह आगे मैं एक चार्ट के जरिए भी मैं आपको समझाने जाता हूँ। तो ईच ऑब्जेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल टू एनालाइज एंड डिस्ट्रॉय इटसेल्फ। हर ऑब्जेक्ट जो है वो अपने आप खुद जिम्मेदार होता है। आप उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, उसे एनालाइज भी कर सकते हैं, ठीक है, इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ डेफिनेशंस थी, ये आपने ध्यान में रखनी है कुछ, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कौन कौन से फीचर्स हैं, कोई क्या क्या फायदे हैं, मतलब आप ये देख लें। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम डाटा एब्स्ट्रक्शन कर सकते हैं, ठीक है, इनकैप्सुलेशन कर सकते हैं, इसको हम तफसील में आगे पढ़ेंगे। इनहेरिटेंस कर सकते हैं, इसको भी तफसील में आगे जाएंगे। डायनामिक बाइंडिंग कर सकते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कर सकते हैं। तो ये हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में तफसील से डिस्कस भी करेंगे और हम मतलब ये इसके फीचर्स भी हैं, ठीक है। तो मतलब और भी फीचर्स हैं इसमें, हम रीयूजेबिलिटी हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। हम जैसे कि आपको बताया पॉलीमॉर्फिज्म हम कर सकते हैं, रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग मॉड्यूलिंग हम कर सकते हैं इसमें। तो तकरीबन ये फीचर्स हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। तो ये होता है क्या, इसकी क्या डेफिनेशन आपके सामने भी नजर आ रहा है। तो अभी मैं आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहता, इंशाल्लाह इसको हम आगे के लिए छोड़ देते हैं। हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते क्यों हैं, क्या वजह है, क्या फायदे हैं इसके। तो 3-4 फायदे हैं, और भी फायदे हैं। हमें इसकी मेंटेनेंस आसान हो सकती है प्रोग्रामिंग की, ठीक है। एक्सटेंसिबिलिटी हम आसान कर सकते हैं इसमें, और हम प्रोग्राम को रीयूजेबल बना सकते हैं, हम बार बार प्रोग्रामिंग को यूज कर सकते हैं। तो ये मेथोडोलॉजी है कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की या बेनिफिट्स हैं। हाँ जी, अब आते हैं असल चीज पर। जैसे कि अभी मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सारा का सारा बेस करता है जी ऑब्जेक्ट पर। अब देखें गौर से जी, ऑब्जेक्ट होता क्या है। ऑब्जेक्ट दुनिया में किसी चीज का नाम आप ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। फर्ज किया अब मैं बैठा हूँ लेक्चर दे रहा हूँ, मेरे हाथ में पेन है, तो ये पेन एक ऑब्जेक्ट है। पेंसिल है, पेंसिल एक ऑब्जेक्ट है। ये बुक है, बुक एक ऑब्जेक्ट है। टेबल है मेरे पास, टेबल पे मैं बैठा हूँ, ये टेबल एक ऑब्जेक्ट है। चेयर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो दुनिया में जो भी चीजें हैं सारी ऑब्जेक्ट्स हैं, रिप्रेजेंट एंटिटी इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो अब याद रखें ऑब्जेक्ट का कोई नाम भी होता है। फर्स्ट क्या, पेंसिल है, पेंसिल एक नाम है, ठीक है। पेन है, पेन एक नाम है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट
तकरीबन दो चीजों पर मुश्तमिल हो सकती है। ऑब्जेक्ट की या तो कोई प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, या उसका फंक्शन होगा। यानी कि पेंसिल है मेरे हाथ में, ये पेन है, तो पेन का फंक्शन क्या है जी, वो लिखता है, ये इसका फंक्शन हो गया। उसकी प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी का मतलब उसका कलर क्या है। यार मेरे पास हाथ में पेन है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब उसका कलर क्या है, वो किस राइटिंग में लिखता है, ब्लैक है, ब्लू है, ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज। और उसका फंक्शन क्या है, फंक्शन आपको पता है कि वो लिखने का काम आता है। तो याद रखें ऑब्जेक्ट्स की दो प्रॉपर्टी, दो थिंग्स हो सकती हैं। ऑब्जेक्ट दो चीजों पर मुश्तमिल होता है, या तो प्रॉपर्टी या फंक्शंस, ये आपके जहन में रहे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स हम डिवाइड करते हैं दो थिंग्स में, दो चीजों में, प्रॉपर्टीज एंड ऑब्जेक्ट। तो प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट कहलाता है, उसकी खासियत ऑब्जेक्ट की। और जबकि फंक्शन जो है ये एक्शन कहलाता है, ऑब्जेक्ट का एक्शन, कि ऑब्जेक्ट करता क्या है। अब मिसाल में देता हूँ इंसानों की ना, इंसान क्या है, इंसान एक क्लास है, पूरी इंसानियत एक क्लास है। क्लास को हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके अंदर फिर मुख्तलिफ लोग हैं, मर्द हैं, औरतें हैं, ठीक है, फिर मुख्तलिफ मुल्कों के लोग हैं, ठीक है, उसके अलग अलग नाम है। फर्स्ट के अदनान है, अदनान की एक अलग प्रॉपर्टी है, अदनान एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट की फंक्शंस क्या है, अदनान क्या काम करता है, ज्यादातर उसकी क्या क्या फंक्शनलिटी है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। तो इंसानियत एक क्लास हो गई, उस क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट्स हो गए, उस ऑब्जेक्ट्स के अंदर फिर फंक्शंस इस्तेमाल होते हैं और प्रॉपर्टीज इस्तेमाल होती हैं। तो ये मैंने आम जिंदगी की एक मिसाल दी है आपको कि हम इस तरह भी देख सकते हैं क्लासेस को और ऑब्जेक्ट्स को। क्लास हम अगले लेक्चर में आ रहा है, ठीक है, आगे डिस्कशन करते हैं। तो ऑब्जेक्ट अभी समझे, तो एवरीथिंग इन एन ऑब्जेक्ट, हर चीज दुनिया में जो है वो ऑब्जेक्ट कहलाती है, ठीक है। तो हाँ, उम्मीद है ऑब्जेक्ट को आपको समझ आ गया होगा। कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर कर लें, फिर आगे मसला होगा, अगर यही नहीं समझेंगे तो मसला हो जाएगा आपके लिए। तो ऑब्जेक्ट याद रखें, दुनिया में कोई किसी चीज का नाम ऑब्जेक्ट है। मेरे हाथ में मोबाइल है, मोबाइल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब मोबाइल का कलर क्या है, इसका फंक्शन क्या है, तो इसकी दो ही चीजें होती हैं, इसकी प्रॉपर्टीज, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी यानी कि उसका किस किस्म की प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है, कलर इसका कैसा है, इसकी डायमेंशंस कैसी है, इसकी विड्थ कैसी है, इसकी स्क्रीन कैसी है, ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। इसका फंक्शन क्या है जी, फंक्शन क्या है, इसमें वाईफाई काम करता है, इसमें कॉलिंग करती है, इसमें व्हाट्सएप काम करता है, इसमें ब्राउजिंग होती है, ये इसके फंक्शन है, ठीक हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो एवरीथिंग इन ऑब्जेक्ट यानी कि स्टूडेंट है, प्रोफेसर है, डेस्क है, चेयर है, क्लास है, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। यूनिवर्सिटी, सिटी, कंट्री, सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो सिस्टम्स आर कंपोज ऑफ, जितने भी सिस्टम हैं सारे ऑब्जेक्ट्स पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। एजुकेशनल का सिस्टम है, इकोनॉमिक का सिस्टम है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम है, हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये सारे के सारे दुनिया में जितने भी सिस्टम चल रहे हैं ये सारे ऑब्जेक्ट पर मुश्तमिल हैं। तो अभी मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सारा बेस ही करता है जी, ऑब्जेक्ट्स पर काम होता है। ऑब्जेक्ट्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोग्राम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट्स ना हो तो फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मकसद ही नहीं है। तो याद रखें ऊप्स में जो है ना, सारा का सारा प्रोग्रामिंग जो है ना वो ऑब्जेक्ट्स में हम करते हैं, यानी कि सारा उसमें ऑब्जेक्ट्स पर काम होता है। उसके फर्ज किया आपकी स्क्रीन है, उसका इंटरफेस कैसा है जी, उसका एडिटर कैसा है, उसका मेन्यू कैसे है, उसके फाइल्स कहते हैं, ये सारा ऑब्जेक्ट्स है। तो ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड एब्स्ट्रैक्शन विद इन अ एप्लीकेशन। तो ये सारा दुनिया में ऑब्जेक्ट्स पर काम चलता भी है और होता भी है। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट, अभी मैंने बताया कि फर्ज किया है कार है, ठीक है, गाड़ी है, गाड़ी एक ऑब्जेक्ट है जी। अब उसके प्रॉपर्टीज क्या है, अब प्रॉपर्टी मतलब उसका मॉडल क्या है, उसका कलर क्या है, उसका प्राइस क्या है, ये सारी उसकी प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। अब फर्ज के इंसान है, ठीक है, पर्सन इज एन ऑब्जेक्ट। अब उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, उसका नाम क्या है जी, उसकी एज क्या है, उसकी हाइट क्या है, ठीक है, ये सारी उसकी प्रॉपर्टीज हो गई। तो ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी किसी खुसूसियात होती हैं, तो वो खुसूसियात आपको खुद ध्यान में आ जाएंगी कि वो क्या क्या होती हैं। पेन है, पेन की क्या क्या खुसूसियात है, उसका कलर, उसका मॉडल नंबर, उसकी हाइट, उसकी विड्थ, ठीक हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो याद रखना ऑब्जेक्ट्स
प्रॉपर्टीज पर और फंक्शंस पर मुश्तमिल होता है, जैसे पिछले स्लाइड में आपको मौजूद था। तो फंक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जी फंक्शंस क्या है जी, गाड़ी का फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ये है कि यार कितनी तेज दौड़ती है, उसकी स्टार्ट अप स्पीड कैसी है, उसका स्टॉप कैसा है, उसका एक्सेलरेटर कैसा है, उसके रिवर्स कैसी है, रिवर्स लगता है कि नहीं लगता। तो ये गाड़ी कार का फंक्शंस हो गए, ठीक है। अब मेरे सामने लैपटॉप पड़ा है, लैपटॉप के फंक्शंस क्या है जी, उसकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन कैसी है, उसकी टाइपिंग स्पीड कैसी है, उसमें वाईफाई काम करता है कि नहीं करता, ये उसके फंक्शंस हैं। तो ऑब्जेक्ट्स दो चीजों पर मुश्तमिल होते हैं, जैसा मैंने बताया, याद रख लें ऑब्जेक्ट्स दो चीजों पर मुश्तमिल होते हैं, एक उसकी प्रॉपर्टीज पर और उसकी फंक्शंस पर। अब आते हैं क्लास की तरफ। क्लास याद रखना जी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। अगर मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को मैं इकट्ठा कर दूं वो क्लास बन जाता है। फर्स्ट किया पेन है, अभी मैंने देखा मेरे हाथ में पेन है ना, अब पेनों को, सारी पेनों की एक क्लास होती है, जितनी दुनिया में पेन है वो एक क्लास पर मुश्तमिल है, जितने लैपटॉप्स है वो एक क्लास पर मुश्तमिल है, जितने मोबाइल है वो एक क्लास पर मुश्तमिल है, जितने इंसान है वो सारी इंसानियत जो है वो एक क्लासेस पर मुश्तमिल है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स है ना वो कलेक्शंस ऑफ, सारों को कलेक्ट कर दूं, सारों को इकट्ठा कर दूं, वो क्लासेस बन जाती हैं। तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विद सेम प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस। अब इंसान है, इंसानों की खासियत और तकरीबन फंक्शंस एक जैसे होते हैं, ठीक है। मतलब सारे इंसान खाते भी हैं, सारे इंसान सोते भी हैं, ठीक है, सारे इंसान खेलते भी हैं, चलते भी हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये उसके ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिसके फंक्शंस एक जैसे हों और प्रॉपर्टीज तकरीबन एक जैसी हो तो वो एक क्लास कहलाती है। अब जानवरों की अलग क्लासेस होती है, जानवर अलग क्लास में है, इंसान अलग क्लास में है, ठीक है, मोबाइल आपके अलग क्लास में है। तो हर एक क्लासेस को हम अलग अलग उसमें कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसकी प्रॉपर्टीज और फंक्शंस एक जैसे हों हम उसको अलग अलग क्लासेस में रखते हैं, ठीक हो गया। तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद सेम प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन, तो ये क्लास की डेफिनेशन हो जाएगी। तो क्लास को हम डिफाइन कर सकते हैं, यूज टू डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, यूज एज अ मॉडल फॉर क्रिएटिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन द सेम टाइप। जैसे कि मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट्स की सेम टाइप्स होंगी तो वो सेम क्लास पर मौजूद होगा। तो ईच ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज नोन एज अ इंस्टेंस ऑफ द क्लास। क्लास को डिक्लेयर किस तरह करते हैं, अब आते हैं जी उसको डिक्लेयर करने की तरफ। जब हम C++ प्रोग्रामिंग करेंगे, अब ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग मैं करने जा रहा हूँ, अभी एक करता हूँ आपको दिखाता हूँ। तो हम उसको डिक्लेयर किस तरह करेंगे, ठीक है। तो याद रखना जब भी आप क्लास को क्लियर करेंगे तो क्लास एक रिजर्व वर्ड है, आप पहले ये लिखेंगे, उसके बाद आप क्लास का नाम लिखेंगे टू डिक्लेयर अ क्लास, ठीक है। याद रख लेना, ये देखें सेंटेक्स आपके सामने नजर आ रहा है, क्लास, क्लास के बाद कोई भी नाम, उसके बाद ये ब्रैकेट और उसके अंदर बॉडी ऑफ द क्लास, फिर ब्रैकेट बंद और सेमीकोलन, ये क्लास आपकी शुमार होगी। तो क्लास इज अ रिजर्व वर्ड। और आइडेंटिफायर जो है ना क्लास का नाम है, कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक हो गया ना। ये डिक्लेरेशन ऑफ द क्लास है, क्लास को आप इस तरह डिक्लेयर करेंगे। हाँ जी, क्लास को हम 3 एक्सेस स्पेसिफायर्स है ना, या प्राइवेट हो सकती है, पब्लिक हो सकती है, या एक और हो सकती है, इसमें जिक्र नहीं है, वो प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड। तो चलें ठीक है, इसमें 2 कर लें या 3 कर लें, कोई मसला नहीं। तो क्लासेस को हम एक्सेस स्पेसिफायर, मतलब आप जब क्लास को डिक्लेयर करेंगे ना तो आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या प्राइवेट रख सकते हैं, या पब्लिक रख सकते हैं। प्राइवेट का क्या मतलब है, प्राइवेट का मतलब है कि ऐसी क्लास जिसमें जो डेटा मेंबर इस्तेमाल हुए हो सिर्फ और सिर्फ उस क्लास में यूज हो रहे हो, कहीं बाहर इस्तेमाल ना हो रहे हो, तो वो प्राइवेट कराएगा। रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ द क्लास मेंबर्स विद इन द क्लास, इट इज द डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर, इट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द डेटा मेंबर्स फ्रॉम डायरेक्ट एक्सेस फ्रॉम द आउटसाइड द क्लास। डेटा मेंबर्स आर नॉर्मली डिक्लेयर विद प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। तो कहते हैं प्राइवेट जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो डिफॉल्ट है ओप्स का, ठीक है। और अगर कहीं भी प्राइवेट आपको नजर आ गया, इसका मतलब है कि इस क्लास में जो डेटा मेंबर इस्तेमाल होते हैं वो कहीं दूसरी क्लास में इस्तेमाल नहीं होंगे। मतलब ये है कि फर्ज के एक पेन है, पेन का एक फर्ज के उसका एक डेटा है, उसकी लेंथ है, ठीक है। अब उस लेंथ को मैं अगर प्राइवेट कर दूं
तो इसका मतलब है कि ये जो लेंथ है इस पेन की किसी दूसरी क्लास में इस्तेमाल नहीं होगी, ठीक है। जबकि पब्लिक उसका उलट है। पब्लिक का मतलब है कि आप इस डेटा मेंबर को इस क्लास के अलावा कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट अलाउज द यूजर टू एक्सेस मेंबर्स विद इन द क्लास एज वेल एज आउटसाइड द क्लास। ठीक हो गया ना, मतलब क्लास के अंदर भी और क्लास के बाहर भी हम इस डेटा मेंबर को यूज कर सकते हैं, तो वो पब्लिक कहलाता है जी। तो मेंबर फंक्शंस आर नॉर्मली डिक्लेयर विद द पब्लिक। आमतौर पर हम उसको पब्लिक नहीं रखते हैं, लेकिन जरूरत पड़ती है तो हम उसको प्राइवेट भी रख सकते हैं और प्रोटेक्टेड भी रख सकते हैं, जो यहाँ जिक्र नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि एक प्रोग्राम करते हैं, ठीक है जी। प्रोग्राम को करते हैं तो आपको सही समझ आएगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पहला प्रोग्राम इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। चले आए प्रोग्राम की तरफ जी। प्रोग्राम की तरफ आए, फाइल में जाएं, न्यू में जाएं, सोर्स में जाएं, ठीक है। वही मैं सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ जो मैंने C++ में यूज किया था, ठीक है, डेव C++। तो आप हेडर फाइल लिखें जी, इंक्लूड इंक्लूड iostream, दूसरा लिख दें इंक्लूड onio.h, ठीक है। अब देखें जी, अब गौर से देखें, बल्कि यहाँ वो लिख दें जी, हाँ, यूजिंग नेम स्पेस std डॉट, ठीक है। अब देखें मैंने क्लास डिक्लेयर करनी है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने तो मेन लिखा नहीं। तो मेन हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अक्सर क्लास को पहले डिक्लेयर करते हैं, आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन अक्सर प्रोग्रामिंग में हम उसके प्रोग्रामिंग में क्लास को पहले डिक्लेयर करते हैं, मेन को हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब देखें मैं क्लास को डिक्लेयर करता हूँ। क्लास रिजर्व वर्ड, मैंने बताया क्लास को जब भी हम डिक्लेयर करेंगे, रिजर्व वर्ड अभी पीछे बताया मैंने, क्लास नाम लिखेंगे, कोई भी नाम दे देंगे। फर्स्ट क्या मैं दे देता हूँ टेस्ट, ठीक है। ये क्लास डिक्लेयर हो गई, आपने ब्रैकेट दे दी, इसके अंदर हम बॉडी ऑफ द क्लास लिखेंगे। अब मैं इसको बता दिया कि क्लास 3 किस्म की होती है, प्रोटेक्टेड होती है, प्राइवेट होती है और पब्लिक होती है। इसको मैं प्राइवेट करता हूँ, प्राइवेट रिजर्व वर्ड है, ठीक है। तो अब प्राइवेट के साथ आपने ये सेमीकोलन लाजमी डालना है। मतलब इसमें जो मेंबर इस्तेमाल हो रहे होंगे, वेरिएबल वगैरह, डेटा मेंबर जिसे कहते हैं, वो इसी क्लास में यूज होंगे, कहीं बाहर यूज नहीं हो सकते। तो इंट एन सेमीकोलन, ठीक है। तो ये प्राइवेट हो गया। अब मैं दूसरा मेंबर देता हूं, वो पब्लिक दे देता हूं, पब्लिक के आगे भी सेमीकोलन डाल दें, ठीक है। अब पब्लिक में मैं एक फंक्शन इस्तेमाल करता हूं, इन फंक्शन। बताया है कि नाम हो, छोटी ब्रैकेट हो, ये फंक्शन कहलाता है, ठीक है। अब मैं फंक्शन यहाँ कर लेता हूँ, उसका कर देता हूँ जी सी आउट। फंक्शन में सिर्फ ये मैंने प्रिंट कराना है एक चीज, एंटर अ नंबर सेमीकोलन। ये फंक्शन यहाँ डिक्लेयर हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, इसके आगे मैं सीन इन भी दे देता हूँ, सी इन एन दे देंगे, यहाँ ब्रैकेट बंद। अच्छा, अब वाइड दूसरा फंक्शन आउट के बारे में, ये दूसरा फंक्शन ये भी पब्लिक है, यानी कि दोनों पब्लिक है, ठीक है। इन भी पब्लिक, आउट भी पब्लिक। सी आउट मैसेज प्रिंट कराना है, द वैल्यू ऑफ एन, डबल, ठीक है, डबल कॉलन और एन सेमीकोलन। यहाँ प्रोग्राम खत्म, यहाँ क्लास ने अपना काम मुकम्मल कर लिया। गौर से देखें यहाँ तक प्रोग्रामिंग क्लास खत्म, लेकिन सेमीकोलन लाजमी डालना है जब क्लास खत्म हो, सेमीकोलन। अब आएंगे मेन की तरफ, इंट मेन, मेन। अब मेन प्रोग्रामिंग शुरू है। अब गौर से देखें जी, टेस्ट क्लास का नाम, स्पेस दिया, और से टेस्ट क्लास का नाम है। अब मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका ये है कि क्लास नाम लिखेंगे, स्पेस देंगे और कोई भी नाम दे देंगे। फर्स्ट के इधर दे देता हूँ ओबीजे, ये ऑब्जेक्ट का नाम है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया।
ठीक है, अब मैं ऑब्जेक्ट obj डॉट इन इसको मैंने कॉल करना है। ये देखिए और से अच्छा obj डॉट इन ये फंक्शन को मैंने कॉल करूंगा। ठीक है, obj ऑब्जेक्ट डॉट आउट, देखो obj डॉट आउट बंद, सेमीकोलन जी लाजमी लगाया करें। ठीक हो गया। अब बस यहाँ रिटर्न, यहाँ तो प्रोग्राम खत्म, रिटर्न 0 सेमीकोलन। हाँ ठीक है, असल प्रोग्राम मेन प्रोग्राम ये है, गौर से देखें। ठीक है, टेस्ट क्लास का नाम स्पेस ऑब्जेक्ट का नाम। अब अगर आपने ऑब्जेक्ट के अंदर, मैंने बताया था जी सबसे पहले क्लास होती है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स के अंदर आपके फंक्शंस होते हैं या उसकी करेक्टर प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, अभी देखें ऑब्जेक्ट हमारा एक ही है यहाँ ओबीजे। अब इसके अंदर दो फंक्शंस हैं, इन और आउट। पहले मैंने इन को कॉल किया, उसने अपना काम किया, फिर मैंने आउट को कॉल किया। वो पब्लिक है, इस वजह से हमने इसको यहाँ इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, पब्लिक है। एन प्राइवेट है इसलिए कि ये इसी क्लास में यूज हो रहा है। देखें एन कहीं बाहर यूज नहीं हो रहा, मेन में यूज नहीं हो रहा, एन जो है सिर्फ यही यूज हो रहा है इसी क्लास के अंदर। पहले मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ जी, प्रोग्राम को। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ऐसा करते हैं, इसका अलग एक फोल्डर बनाते हैं ऊप्स के बारे में ना, इसके अंदर यूज करते हैं जी। तो पहला कर लेते हैं क्लास, नाम दे देते हैं क्लास। चलिए एग्जीक्यूट करें, बिस्मिल्लाह। एरर है, एरर को रिमूव करें जी। अच्छा देखें जी, एक एरर हमें समझ आया कि देखें हमने इन के लिए हमने ब्रैकेट लगाई है ब्रासेस। देखें इन के लिए, देखें वाइल इन ये ब्रास लगाया, आउट के लिए हमने ब्राउस नहीं लगाया। हालांकि एक स्टेटमेंट है लेकिन वो समझ रहे हैं कि ये अलग है, ये अलग है ना। अगर लगाना है तो आप यहाँ भी ना लगाएं, तो लगाएं तो यहाँ भी लगाएं फिर। तो इसको हम ब्रास में कर लेते हैं। ठीक है जी, इसको नीचे लाएं, ये इसको यहाँ से काटते हैं, यहाँ इसको ये। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करें। तो ये देखिए दिस प्रोग्राम एंटर अ नंबर, मैंने इक्वल टू नहीं डाला, चलिए डाल देंगे। इंटर अ नंबर फर्स्ट 5, तो द वैल्यू ऑफ n इज 5। समझ आइए प्रोग्राम की किस तरह हुआ ये, तो गौर से देखें जी, जरा गौर से देखें प्रोग्राम को। इंटर नंबर ना, पहले आप ये याद रखें जी, सबसे पहले जो एग्जीक्यूट होता है वो मेन फंक्शन यूज होता है, पहले ये यूज नहीं होगा। ठीक है, ये डाउन टू अप अप्रोच है, यानी कि पहले मेन फंक्शन यूज होगा। अच्छा मैंने बताया कि आप टेस्ट क्लास को नीचे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, मेन को ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छी अप्रोच ये है कि आप क्लास को पहले डिक्लेयर करें। क्लास ने देखें यहाँ तक अपना काम मुकम्मल किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लास है। ठीक है, और ये जो है ना मेन फंक्शन है, ये सारा यहाँ से नीचे। ठीक है, ये मेन फंक्शन है, मेन। ठीक हो गया, और इसको ये मेन फंक्शन है। तो देखिए सबसे पहले मेन फंक्शन हुआ, टेस्ट देखा कि हाँ मेरे पास टेस्ट क्लास मौजूद है, फिर ऑब्जेक्ट उसने क्लियर किया, ऑब्जेक्ट के बाद फिर उसने फंक्शन को कॉल किया। तो याद रखें जब ऑब्जेक्ट को फंक्शन कॉल कर रहा हो तो ना सिंटैक्स याद रख लें, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, डॉट लगाएंगे, उसके बाद फंक्शन का नाम देंगे। तो ये सीन की तरफ चला गया, सीन बता रहा है एंटर अ नंबर, जैसे ये आ रहा है एंटर अ नंबर। ठीक है, तो सीन की मदद से मैंने एंटर अ नंबर दे दिया 5, इसने अपना काम मुकम्मल कर लिया, कर्सर वापस आ गया, फिर ओबीजी डॉट आउट की तरफ चला गया, यहाँ ये इस तरफ आ गया। ठीक है, तो इसने बस प्रिंट कर दिया द वैल्यू ऑफ n 5, इसने ये प्रिंट कर दिया। और प्रोग्राम जब इसने अपना काम मुकम्मल कर दिया, कर्सर वापस आ गया इधर। तो मतलब पहली कॉलिंग हुई यहाँ सीन की तरफ, फिर वापस आया, फिर दूसरी कॉलिंग हुई सी आउट की तरफ।
तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का देखें फायदा यही हो गया कि हमने ऑब्जेक्ट्स बना दिए, फंक्शंस बना दिए, ठीक है। एक को कॉल किया, फिर नीचे आया, फिर दूसरे को कॉल किया, और ऑब्जेक्ट्स की मदद से कॉलिंग हो रही है। ऑब्जेक्ट्स अपने अपने डाटा मेंबर को कॉल कर रहा है, ठीक है, यानी कि अपने फंक्शंस को कॉल कर रहा है। ऑब्जेक्ट ने पहले इन को कॉल किया, फिर ऑब्जेक्ट ने अपने आउट को कॉल किया, तो काम हो गया। अब मैं दूसरा नंबर देता हूँ, इधर इज इक्वल टू लगा देता हूँ कि रीडिंग आसान हो जाए। ये मैंने इज इक्वल टू लगा दिया, ठीक है। अब एग्जीक्यूट करते हैं, रन। अब मैं कोई भी दूसरा नंबर दे देता हूँ, 10, तो देखें, तो वैल्यू ऑफ n 10। समझ आ गई ना कि पहले इन की तरफ गया, उसने इन कर लिया, डेटा एंटर कर लिया, इनपुट है ये, इनपुट के लिए नाम इसी वजह से मैंने दिया इनपुट। गौर से समझ लें इस प्रोग्राम को, क्योंकि पहला प्रोग्राम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, तो इन हो गया, ठीक है। फिर जब इसने काम मुकम्मल कर लिया, फिर ये आउट की तरफ चला गया दूसरे फंक्शन के, तो यहां से प्रिंट कर दिया। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, ठीक है। इसमें क्लास है, क्लास का नाम टेस्ट है, और ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया ओबीजी के नाम से। फिर ऑब्जेक्ट के अंदर दो मेंबर फंक्शन है, जो नाम है उसका सी इन और सी आउट, ये मेंबर फंक्शन है। आपको मैंने बताया ऑब्जेक्ट में दो चीजें होती हैं, या तो उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं या उसके फंक्शंस होते हैं। तो इसमें दो फंक्शन इस्तेमाल हो रहे हैं ऑब्जेक्ट्स में। तो हायरार्किकल यूं बनती है, पहले क्लास, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके अंदर फंक्शन या उसकी प्रॉपर्टीज। तो उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम की समझ आई होगी। पहला प्रोग्राम था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।